हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। 4 अंक वाले प्रश्न बच्चों, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है और इसके सिद्धांत को समझते हैं। बाकी ट्रांसफार्मर आपको पता ही होगा, एक ऐसी युक्ति है जो कि वोल्टता को घटा या बढ़ा देता है, वो आपका बच्चों ट्रांसफार्मर कहलाता है। ट्रांसफार्मर जो होता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अन्योन्य प्रेरण का मतलब ये होता है कि प्राथमिक कुंडली में धारा बहाते हैं तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अच्छा, जो बच्चों आपका वोल्टेज घटाएगा वो आपका अपचायी कहलाएगा। ये जैसा आपका पहला अपचायी है, ये क्या है बच्चों, अपचायी ट्रांसफार्मर। और देखिए, जैसे हमारा यहाँ पर ज्यादा फेरों की संख्या है, यहाँ पर कम हो गया तो मतलब वोल्टता को कम करता है। और जैसे यहाँ पर आपका बच्चों फेरों की संख्या कम है, यहाँ ज्यादा हो गया तो वोल्टता को बढ़ाएगा, तो इसे बोलते हैं उच्चाई। ये आपका तैयार करने का तरीका भी है कि सर उच्चाई अपचाई का कैसे हमको मालूम रहेगा डायग्राम। तो भाई देखो, प्राथमिक कुंडली में यदि फेरों की संख्या अधिक है और द्वितीयक में कम हो गई, मतलब ये वोल्टेज को कम कर देगा, क्योंकि कम फेरे हैं तो कम प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, सिंपल है। तो ये अपचायी ट्रांसफार्मर कहलाता है, वोल्टेज को कम करता है। वहीं पर जब हम उच्चाई ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो प्राथमिक अपेक्षा द्वितीयक में फेरों की संख्या अधिक होती है, जिससे वोल्टेज को बढ़ाता है। यही तो काम है कि मैंने प्राथमिक जो आपका कुंडली है इससे धारा बहाते हैं तो द्वितीयक में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ट्रांसफार्मर का काम ही है कि प्रेरित धारा को यानी वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ाएगा या घटाएगा। चीजें क्लियर है बच्चों। अब हम मान के चलते हैं प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP, प्राइमरी है बच्चों तो NP, और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NS है। चीजें क्लियर है, चाहे हम इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NS है। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों क्या, चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का जो नियम है, जो विद्युत वाहक बल है और फेरों की संख्या में संबंध, ये चीज आपको तैयार रखना पड़ेगा। फैराडे का नियम आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए टाइम लॉस नहीं करेंगे, हमारा सिद्धांत है, सिद्धांत फटाफट करेंगे। तो हमने माना प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः NP और NS है। तो यहां पर बच्चों माना ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NP और NS है। यदि प्राथमिक कुंडली में प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो, मतलब प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स फाई हो, यदि फाई हो तो चुंबकीय प्रेरण के नियम से, मतलब फैराडे के, तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है, यहां से नियम से विद्युत वाहक बल क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल। इसका यदि आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। प्राथमिक कुंडली के बच्चों तो ये विद्युत वाहक बल मान लीजिए EP है, तो EP बराबर -NP d∅/dt, इस समय के साथ ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ये कहां से आया, तो ये आपके फैराडे के नियम से। तो ज्यादा हम डीप में नहीं चलेंगे कि अब फैराडे का नियम यहां पे समझाएं। ये फैराडे के नियम से विद्युत वाहक बल का सूत्र है। इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार हम ज्यादा हिंदी भी नहीं लिखेंगे क्योंकि एग्जाम पास है कम समय में। इसी प्रकार द्वितीय कुंडली, किसके बच्चों, द्वितीय कुंडली, इसी प्रकार द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो द्वितीय कुंडली के लिए क्या हो बच्चों, यहां पर ES, यहां पर प्राइमरी के लिए था तो यहां पर आपका द्वितीय कुंडली का हो जाएगा NS d∅/dt। बस इसको आप समीकरण 1 दे दो और इसको समीकरण 2 दे दो। यहां तक क्लियर है। आपने माना कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP है और द्वितीयक में NS है, तो फैराडे के नियम से, ये आपको फैराडे के नियम से लगा देना है। इसके बाद क्या करना बच्चों, हमारे पास 2 समीकरण मिल गया है, तो समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो या समीकरण 2 में 1 का भाग दे दो। समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर भाग दे दो बच्चों, आसानी से आप भाग दे दो। तो यहां पर अंश को अंश से भाग देंगे। जैसे हमारे पास ES है बच्चों, ES है, ठीक है, ES बटा कितना हो जाएगा EP। समीकरण 2 में 1 का भाग दे रहे हैं ना, यहां पर आपका -NS d∅/dt है, डिवाइड बाय आपका -NP d∅/dt। कुछ कट रहा है, माइनस माइनस कट रहा है, इससे कट रहा है। कितना बचेगा आपके पास, ES बटा EP बराबर कितना बचा बच्चों, NS बटा NP। यह आपका हो गया समीकरण 3। यहां तक तो आसान है यार। हमने कहा प्राथमिक कुंडली के लिए फैराडे के नियम से और ये द्वितीय कुंडली के लिए समीकरण 2 में 1 का भाग दे दिए, तो हमारा आगे संबंध ES/EP बराबर NS/NP। अब इसके आगे थोड़ा सा समझिएगा। मैं ये कहता हूं कि मान के चलें कि यदि प्राथमिक कुंडली में जो प्रतिरोध है बहुत कम है, तो जो भी इसमें विद्युत वाहक बल होगा वो वोल्टेज के बराबर होगा। ऐसे यदि द्वितीय कुंडली में मान के चलते हैं कि भाई साहब, यदि द्वितीय कुंडली का जो सिरा हो खुला हो,
तब इसमें जो भी विद्युत वाहक बल होगा उसके वोल्टेज के बराबर होगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो तो प्रेरक विद्युत वाहक, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है प्राथमिक में, वो वोल्टता के बराबर होगा। ऐसे द्वितीय कुंडली के सिरे खुले हों तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा बच्चों, वोल्टता के बराबर होगा। कहने का तात्पर्य जो हमारा ES/EP निकल कर आया था बच्चों, जो समीकरण 3 था, समीकरण 3 जो था ES उसके जगह हम VS लिख सकते हैं, जो था EP उसके जगह हम VP लिख सकते हैं। बाकी इधर आपका NS/NP तो हाई है, इसको आप समीकरण 4 दे सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा आगे देखिए, मैं ये भी तो कहना चाहूंगा भैया कि धारा भी तो बह रहा है कि यदि मान लीजिए प्राथमिक कुंडली में I धारा, IP धारा बहे और द्वितीय कुंडली में IS धारा बहे, क्योंकि प्राथमिक कुंडली में प्राइमरी है, उसमें धारा जो बहेगा बच्चों वो कितना होगा, IP होगा। द्वितीय कुंडली में धारा IS। अब देखिए, जो धारा की शक्ति है जितना यहां था उतना यहां भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि धारा का शक्ति यहां थोड़ा अधिक था या कम हो जाए, धारा की शक्ति में बदलाव नहीं होगा। तो प्राथमिक कुंडली में जितनी धारा होगी बच्चों, यानी निवेशी शक्ति है ना, उतना ही आपका निर्गत शक्ति होगा। तो यहां आगे थोड़ा सा लिख लो कि यदि प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली में धारा IS और IP है, मतलब प्राथमिक में IP और IS, तो जो आपका प्राथमिक कुंडली का जो शक्ति होगा बच्चों, ये आपका ट्रांसफार्मर है, इसके जो प्राथमिक कुंडली की जो शक्ति होगी वही द्वितीय कुंडली की शक्ति होगी। अब ये शक्ति निकलता कैसे है, कितना वोल्टेज है प्राथमिक का और कितना धारा है, इससे शक्ति के बराबर होता है V/I। ठीक है, द्वितीय कुंडली के लिए हो जाएगा आपका VS, सेकेंडरी है, इंटू IS। हमें क्या निकालना बच्चों, NS/NP। तो NS/NP नहीं, VS/VP। तो VS, तो आप यहां पर IP रहने दो, इधर ले आओ IS। ठीक है, इधर आपका VS है बच्चों और इसको ले जाओ VP, और ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो VS/VP, तो समीकरण 4 हुआ 5 से, तुलना करो, समीकरण 4 और 5 से तुलना करो। ये VS/VP ये बराबर है किसके, NS/NP के, और बराबर है IP/IS के। ठीक है, इसको आप एक समीकरण भी दे सकते हैं, और इसी समीकरण से मुख्य रूप से निष्कर्ष निकलता है। थोड़ा आप समझ लेंगे बच्चों तो क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला नंबर मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए द्वितीय कुंडली में वोल्टेज कम है, ठीक है, किससे, प्राथमिक कुंडली से। वोल्टेज क्या है, कम है, थोड़ा समझिएगा। द्वितीय कुंडली में वोल्टेज कम है, तो यदि वोल्टेज कम है मतलब वो अपचायी ट्रांसफार्मर है, तो अपचायी ट्रांसफार्मर में देखो, यदि VS कम है तो NS कम होगा, सीधा समानुपाती है ना। तो NS जो है बच्चों वो छोटा हो जाएगा NP से। किंतु जो धारा है, यदि मैं आपसे कह दूं कि ये धारा में क्या परिवर्तन होगा, तो भाई IP से ज्यादा IS में होगा। यानी कहीं ना कहीं जो आपका वोल्टेज कम तो हो रहा है, वोल्टेज VS मतलब द्वितीयक का है, तो वोल्टेज तो कम हो रहा है, तो फेरों की संख्या कम है। वैसे भी अपचायी ट्रांसफार्मर ने समझाया था कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से कम है, तो वोल्टेज तो कम है। किंतु IS जो है इसके व्युत्क्रम है, IS VS की व्युत्क्रम है, NS की व्युत्क्रम है, तो उल्टा हो जाएगा। किंतु द्वितीय कुंडली में जो धारा की प्रबलता बढ़ जाती है। ठीक है, इसे आप लोग हिंदी में यहां पर लिख लेना भाई, कम समय में रिवीजन कराओ इसलिए हिंदी नहीं लिख रहा हूं। दूसरा कंडीशन, यदि VS का मान बढ़ जाए, मतलब द्वितीय कुंडली में जो वोल्टेज बढ़ जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो आपका फेरों की संख्या भी अधिक होना चाहिए। ठीक है, किंतु जो आपका IP का मान है बच्चों, अब इस बार अधिक होगा, किससे, IS से। मतलब सेकेंडरी का जो प्रबलता है वो कम हो जाएगा। मतलब जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है, VS का मतलब अधिक मान है, यानी वोल्टेज अधिक है, वोल्टेज बढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं उसमें फेरों की संख्या अधिक तो है, किंतु धारा की प्रबलता कम हो जाती है। इससे निष्कर्ष निकला बच्चों कि जो अपचायी ट्रांसफार्मर होता है उसके द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, प्राथमिक कुंडलों के सापेक्ष द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या अधिक होती है, और धारक प्रबलता को बढ़ाता है, धारक प्रबलता को बढ़ा देता है अपचायी ट्रांसफार्मर, वोल्टेज को कम करता है। दूसरा कंडीशन, ये हमारा उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए है। उच्चाई ट्रांसफार्मर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, किंतु धारक प्रबलता को कम कर देता है।
ठीक है बच्चों, ये चीज हो गया। और यदि हम कोई पूछे कि परिणामन अनुपात क्या है बच्चों, तो परिणामन अनुपात याद रखिएगा, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात ही आपका परिणामन अनुपात कहलाता है। क्या? परिणामन अनुपात कहलाता है। ये आपका हो गया ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। कम समय में समझाने की कोशिश करता हूं, ज्यादा टाइम पास करना नहीं है बच्चों, जितना मैं समझाया उतना आप लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। हाँ, इसका हिंदी आप लोगों का लिखना है, ठीक है। तो अभी मैं कम समय में कोशिश कर रहा हूं, इसलिए हिंदी नहीं लिख रहा हूं, बाकी आप लोग समझदार हो, लिख लेना। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।